हेलो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंटिन्यू विदेशों से व्यापार और संपर्क। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्यापार किस प्रकार होता था और कहाँ कहाँ से व्यापार किया जाता था और क्या क्या भारत में जो है बाहर के देशों से आता था, विदेशों से, और हम जो है भारतवासियों जो भारत के लोग हैं वो क्या क्या बाहर भेजते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह होता था ये हमने फर्स्ट वीडियो में जाना। एंड देन सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशों से संपर्क का क्या प्रभाव हुआ, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टेक्ट। लेट्स सी, इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैड read how Indian came in contact with people of other countries by establishing trade in each other countries, having trade, spreading their religion, etc. In this manner, several people from Greece and Central Asia had settled in India. Several Indians too had settled in other countries. This had a great impact on the lifestyle and thinking of the way people. Let us see what were the influence. आपने पिछले आंसर में पढ़ा, जैसा कि बताया था हमने, कि भारत के लोगों का दूसरे देशों के लोगों से कई तरह से संपर्क हुआ। अभी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस प्रकार जो है उस वीडियो में हमने क्या बताया था कि किस प्रकार जो है एक दूसरे के यहाँ राज्य स्थापित करके, व्यापार करके, धर्म प्रचार द्वारा आदि कैसे किया जाता था। इस प्रकार यूनान व मध्य एशिया के कई लोग भारत आकर बस गए, कई भारतीय भी दूसरे देशों में जाकर बस गए। इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव क्या थे इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सिक्के मीन्स क्या था, पहला कॉइन्स। Coins were very important in trading. At the time of Ajatasattu and Asoka, coins were made by punching marks on the copper and silver pieces. But the coins of the Indo-Greek were made by casting them in molds. The king's picture and his name were imprinted of them. Indian king were influenced by this and they also started getting the coins molded. सबसे पहला जो है व्यापार का क्या है जो है प्रभाव पड़ा, वो सिक्के मीन्स जो व्यापार का जो माध्यम क्या है वो है सिक्के मीन्स, है ना। व्यापार में सोने चांदी के सिक्कों का बहुत महत्व था। अजातशत्रु और अशोक के समय सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह के निशानों मीन्स ठप्पा, जिसे आहत कहते थे, लगाकर बनाए जाते थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस सिक्कों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सिक्के किस प्रकार से बने हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ठप्पा लगाकर। जबकि हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के सांचों में ढलते थे, इनमें राजा की तस्वीर और उसका नाम लिखा होता था। इनके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के ढालने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कनिष्क के द्वारा बनाया हुआ सिक्का है, जो ठप्पे के द्वारा बनाया है, छापे के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंद यूनान, जो कि यहाँ पर जो है सांचे में ढाला जाता था और उसमें राजा का जो है तस्वीर और नाम जो है नाम लिखा होता था। तो ये तो है सिक्के जो व्यापार का माध्यम है। अब हम देखते हैं स्कल्पचर, मूर्ति कला। दिस पीरियड आल्सो सॉ द emergence of two schools of art, the Gandhar school and the Mathura school. Gandhar is situated in the northwest. It was ruled by the Greek and the Kushan. We can see the influence of Greek style in the sculpture of Gandhar. This statue have numerous filled in the dishes which is typical of the Greek style. जो मूर्ति कला
उन दिनों गांधार और मथुरा में मूर्ति कला का काफ़ी विकास हुआ। गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में है। यह हिस्सा यूनानी व कुषाण साम्राज्य में शामिल था। इस कारण यहाँ भारतीय और यूनानी कला का जो है मेल मिलाप हुआ। गांधार में बनी मूर्तियों में हम यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को देख सकते हैं। इन मूर्तियों में चुन्नटों की बनावट पर जोर दिया गया है, लेकिन मथुरा में बनी मूर्तियों में ये प्रभाव नहीं दिखता। मथुरा के कलाकार मूर्तियों की हष्टपुष्ट आकृति पर ज़्यादा जोर देते हैं और चुन्नटों पर कम। इनमें आप चित्र 8.4 और 8.5 के बीच तुलना करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है, 2 पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर ये बुद्ध इमेज ऑफ गांधार स्टाइल, ये जो है गांधार स्टाइल में बना हुआ है और ये जो है मथुरा स्टाइल में बना है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। गांधार और जो है मथुरा में मूर्ति कला का क्या है बहुत ही विकास हुआ था। और ये सब क्यों हुआ? जब व्यापार से आना जाना होता था तो एक दूसरे की भी सोच विचार और जो है यहाँ की कला संस्कृति भी क्या हुई, आदान प्रदान हुई, इसीलिए। देन हम देखते हैं रिलीजन्स एंड फिलोसॉफी। धर्म और दर्शन में किस प्रकार प्रभाव पड़ा? पहले तो सिक्कों पर पड़ा। आप लोग देख सकते हैं कि जो पुराने जमाने के जो है सिक्के और अभी नए जो है आजकल के सिक्कों के बारे में आप लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं कि आज के सिक्के और पहले के सिक्कों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बता सकते हैं? और पहले की जो मूर्ति है और आज की मूर्ति में ऐसा क्या विशेष है, क्या आप बता सकते हैं? सो डिस्कस कीजिए। अब हम बताने वाले थे कि धर्म और दर्शन, religions and philosophy. There was exchange of knowledge with Roman and Greek on subjects like mathematics, astronomy, and the astrology. Greek literature related with this subject was translated in Sanskrit. Indian scholars adopted things like 7 days in a week travel, 12 zodiacs, signs, etc. Whereas the other adopted the Indian concept of zero and decimal. रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की जानकारियों का आदान प्रदान भी हुआ। इन विषयों से संबंधित यूनानी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में हुआ। हफ्ते के 7 दिन, 12 राशियां आदि बातें भारतीय विद्वानों ने उनसे ही अपनाया था, जबकि उन्होंने शून्य दशमलव चिन्ह आदि हमसे अपनाया। मीन्स आप बता सकते हैं। डू यू नो चिल्ड्रन, क्या आप जानते हैं शून्य दशमलव और चिन्ह ये किसने दिया? भारत ने दिया, जो कि दूसरे देशों ने क्या किया? एडॉप्ट किया हमसे, है ना। और हमने क्या किया उनसे? जैसे कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब। और 12 राशियों के बारे में आदि बातें भारतीय विद्वानों ने उनसे अपनाया। मीन्स जो है यहाँ के जो इंडियन जो विद्वान थे वो वहाँ के विद्वानों से अपनाया था। तो इस प्रकार हुआ जो है आदान प्रदान। Greek traveling have written about Indian religions and philosophy in their history and geography books. यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म और दर्शन की जानकारियां अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा है। भारत से जो बौद्ध भिक्षु व भ्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे, उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भी भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर टेम्पल, फॉर एग्जाम्पल अंकोर वाट टेम्पल ऑफ कंबोडिया एंड द बुद्धिस्ट टेम्पल बोरोबुदुर in Java, which is the biggest of the region even today. Similarly, Ramayana is a very popular in Indonesia. In this period, medical science developed a lot. Charak Samhita and Sushruta Samhita are the 2 world famous manuscripts on medicines. This was an important period in the history of India. जैसे कि हमने बताया कि जो रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण क्या क्या हुआ, गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र आदि की जानकारियाँ प्राप्त हुई और आदान प्रदान हुआ। और
जैसे हमने बताया कि हफ्ते के 7 दिन, 12 राशियाँ आदि बातें हमने सीखा और हमने उन्हें शून्य दशमलव, है ना, ये सब हमने उन्हें सिखाया। यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म व दर्शन की जानकारियाँ अपने भूगोल और इतिहास में क्या किया, लिख कर रखा। भारत से जो बौद्ध भिक्षु व श्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे, उन्होंने वहाँ के लोगों की सोच और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला था। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भी भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बताया हमने, जावा में बोरोबुदुर आज भी उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा बहुत ही लोकप्रिय है। सो तो इंडिया में है ही, पर जो कंबोडिया में भी, इंडोनेशिया में भी रामायण की बहुत ही चर्चा है। इन्हीं दिनों भारत में चिकित्सा शास्त्र काफ़ी विकसित हुआ था। इस पर 2 विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखे गए थे। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। जो भारत इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है कि जो है इतने बड़े बड़े अचीवमेंट मिले। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है व्यापार के बारे में बताया गया कि हम उस समय व्यापार कैसे करते थे, सिक्कों की ढलाई व छपाई कैसे होती थी, मूर्ति कला के बारे में हमने जाना कैसे हुआ, विचारों का आदान प्रदान कैसे हुआ और क्या क्या हमने सीखा और क्या जो है उन्होंने हमसे अपनाया। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।